नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग, पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल से। आज हम अध्ययन करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारत को देन के विषय में। भारत के संविधान निर्माता के रूप में इन्हें देखा जाता है। इन्हें भारतीय कानून का पिता भी कहा जाता है क्योंकि स्वतंत्र भारत में ये प्रथम विधि मंत्री रहे। अछूतोद्धार के लिए इन्होंने 20 जुलाई 1924 को बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसी दौरान बहिष्कृत भारत नामक मराठी पाक्षिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। जीवन भर ये दलितों के उद्धार के लिए लगे रहे। ये अनेक विषयों के ज्ञाता, दलितों के मसीहा, महामानवतावादी थे। 14 अक्टूबर 1956 में 3,80,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में स्वीकार किया। हिंदू धर्म में रहते हुए कई बार इन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें केवल इस आधार पर संस्कृत का अध्ययन नहीं करने दिया गया कि वे दलित हैं। अंबेडकर के अनुसार, मैं हिंदू अवश्य पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू नहीं मरूंगा। 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके तहत दलितों सहित 11 समुदायों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। इसके तहत दलित प्रतिनिधि को चुनने में गैर दलित वर्ग का कोई दखल नहीं रहता था। साथ ही दलितों को 2 तरह के मत देने का अधिकार था। एक तो अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए, दूसरा दलित वर्ग अपनी दूसरी वोट से सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने में अपनी भूमिका निभा रहे थे। वास्तव में ये फूट डालो और राज करो की नीति थी अंग्रेजों के द्वारा, जो 11 समुदायों को प्रदान की गई थी। उस समय गांधी जी पूना में यरवदा जेल में थे। 24 सितंबर 1932 में आपने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दलितों के पृथक निर्वाचन के अधिकार को त्याग दिया। जब गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को दलित जातियों के पृथक प्रतिनिधित्व दिए जाने के विरोध में यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था, लेकिन दलित वर्ग के लिए कम्युनल अवार्ड से मिली आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 70 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। वर्तमान में जो संयुक्त निर्वाचन पद्धति है, अर्थात अगर आरक्षित वर्ग की सीट भी है तो वो एक ही सीट होगी और उसमें सभी वर्ग के लोग मतदान करेंगे। तो इस तरह की पद्धति को उसमें इन्होंने अंबेडकर ने स्वीकार किया। अंबेडकर के जो प्रमुख विचार हैं ये हैं जाति विभेद और अस्पृश्यता के विरोधी। इन्होंने देखा, खुद दलित होते हुए भारतीय समाज में इन्होंने देखा कि जो यहाँ पे व्यवस्था है, जो वर्गीय व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, वो मानवकृत है और मानव के द्वारा ही ब्राह्मण, शूद्र या क्षत्रिय जो भी बनाए गए हैं ये मनुष्य ने ही बनाए हैं। और जो छोटी जातियां हैं उन पर बड़ी जातियों के द्वारा हमेशा अत्याचार किया जाता है। तो अस्पृश्यता जो उस समय व्याप्त थी, तो उसको खत्म करने के लिए उन्होंने अनुच्छेद 14 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में व्यवस्था की गई और इसको अपराध माना गया। वेदों और वर्ण व्यवस्था को मनुष्य द्वारा ही इन्होंने निर्मित बताया। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के भी समर्थक थे, ये प्रजातंत्र के प्रबल समर्थक थे। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। अनेक देशों के संविधानों का इन्होंने अध्ययन किया। ये तेजस्वी वक्ता और लेखक थे। भारत को अंबेडकर की देन, सबसे पहले तो इन्होंने जनतंत्री शासन प्रणाली यहाँ पे अपनाया, अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो यहाँ पे इतने बड़े देश में नहीं अपनाया जा सकता था। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के तहत जो भी प्रतिनिधि भेजे जाते वो जनता के द्वारा ही भेजे जाते और प्रत्यक्ष रूप से जनता यहाँ पे शासन करती है। दूसरा इसमें है संसदीय शासन प्रणाली, जिसमें संसदीय जो शासन का नाममात्र का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होते हैं और वास्तविक जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। क्योंकि यह व्यवस्था इसलिए की गई ताकि संकट काल में, जब युद्ध हो या आपातकाल की कोई स्थिति हो, उस समय केवल जो शासन है वो केंद्र में चला जाए। और जो यहाँ पे व्यवस्था की गई वो संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। संसद के कार्यकाल में वृद्धि, ये जो ऊपर हमने बताया कि आपातकाल में सहायक, जिसमें अगर युद्ध हो रहा हो या कोई आपातकाल लग जाए, और वर्तमान में भी जो आप देख सकते हैं कि कोविड-19 के कारण एक आपातकाल की जैसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है, केवल आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है, तो ऐसे समय में संसद के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। अंबेडकर का मानना था कि जो चुनाव कराए जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा जो आता है वो जनता का ही पैसा होता है, इसलिए इस तरह का जो फिजूल खर्ची है उसको आपातकाल में संसद के कार्यकाल को बढ़ाकर कम की जा सकती है। धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था, धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था भारतीय संविधान में इन्हीं के द्वारा की गई है। नजरबंदी कानून की उचित व्यवस्था, निवारक एवं निरोध कानून भी इसे कहा जाता है। तो इसमें किसी व्यक्ति को इसलिए, अपराधी को इसलिए गिरफ्तार किया जाता है कि उसने वो कोई अपराध करने वाला है,
उसने अपराध नहीं किया होता, लेकिन कोई अपराध करने वाला है या फिर भारत की या देश की जो एकता है, अखंडता है या उसकी रक्षा के लिए ये खतरा उत्पन्न कर सकता है, केवल इस आधार पर उसे नजरबंद किया जा सकता है। अनुसूचित जाति व जनजातियों के अधिकारों की इन्होंने व्यवस्था की। संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक व्यवस्था इन्होंने भारतीय संविधान में अपनाई। नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया, अर्थात देश को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसकी व्यवस्था इनके द्वारा की गई। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं, इनको इन्होंने संविधान की आत्मा कहा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों के विषय में जो भी बातें की गई हैं, उन सब की रक्षा इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत की जाती है, जिसके तहत जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है, विभिन्न जो रिट यहाँ पे दायर की जाती है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, तो यहाँ पे ये रिट निकालते हैं। उसमें जो आता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, तो इसके द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान की रचना समाप्ति पर संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, क्योंकि 26 नवंबर को जब पूरा संविधान बन चुका था, इस दिन हम संविधान दिवस भी बनाते हैं, हालांकि ये लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इन अंबेडकर ने तब कहा था, जब तक भारत में सामाजिक समानता और न्याय का बोलबाला न होगा, अर्थात जब तक पूरी सामाजिक समानता न हो, अर्थात कोई वर्ग विभेद, जातिगत विभेद ना हो, लैंगिक विभेद ना हो, तब तक हमारी स्वतंत्रता जो हमने 75 सालों के महान संघर्ष के बाद प्राप्त की है, अक्षुण्ण रहेगी। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि सामाजिक न्याय की स्थापना। अछूतों और पिछड़े वर्गों में राजनीतिक और आर्थिक जागृति होने पर भी सामाजिक न्याय की जागृति में अभाव वह सदा ही अछूत बना रहेगा। कह रहे हैं कि अगर वो राजनीतिक जागृति हो जाए और आर्थिक जागृति भी हो जाए, लेकिन सामाजिक रूप से अगर हम वर्ग विभेद, जाति विभेद खत्म नहीं करते, तो अछूत हमेशा अछूत ही रहेगा। इसलिए यह जरूरी है कि हमारी आज़ादी की रक्षा के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की स्थापना हो और अछूतपन के अभिशाप को मिटाने का एकमात्र उपाय सामाजिक न्याय है। बाकी हम आर्थिक विकास कितना ही कर लें, राजनीतिक रूप में कितने ही आरक्षित पद क्यों न प्रदान कर दें, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, हमारा जो सामाजिक दायरा है, क्योंकि समाज में मनुष्य सबसे ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे ये जो भेदभाव है, जो जातिगत भेदभाव है, वह खत्म किया जाना जरूरी है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।